उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर संजय कुमार प्रधानाचार्य श्री लाल बहादुर शास्त्री इंटर कॉलेज इगलास अलीगढ़ आज आपको कक्षा 11 के विषय भूगोल के अंतर्गत यूनिट 4 के अध्याय 8 वायुमंडल का संगठन तथा संरचना के बारे में चर्चा करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, वायुमंडल का संगठन और संरचना समझने से पहले हमें यह जान लेना आवश्यक है कि जो वायुमंडल है उसके बारे में हमने पूर्व में क्या पढ़ा है। प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 10 में और उससे पूर्ववर्ती कक्षाओं में यह भली प्रकार से पढ़ा है कि जो हमारा जैव मंडल है 3 मंडलों पर आश्रित है। सबसे पहला मंडल है वायुमंडल, ये आप एक गोला देख रहे हैं। दूसरा जलमंडल और तीसरा स्थल मंडल। जिस स्थान पर ये तीनों मंडल उपलब्ध होंगे वहीं पर जीवन होगा। तो ये जो तीनों का जो कॉमन यहां बन के आ रहा है, जो घेरा, इसे हम बोलते हैं जैव मंडल। दूसरे चित्र में आप देखें, जो बाईं ओर चित्र बना है, मध्य में ये जैव मंडल है जहां पर के तीनों मंडलों का प्रभाव है। ये ऊपर वायुमंडल है। वायुमंडल के अंतर्गत सभी प्रकार की गैसें, जलवाष्प और धूलकण उपलब्ध होते हैं। जलमंडल के अंदर जितना भी पृथ्वी पर मौजूद जल है उसका अध्ययन किया जाता है। और तीसरा स्थल मंडल, यानी कि हम जिस धरा पर निवास करते हैं उसके ऊपरी ठोस भाग और मृदा, इसका अध्ययन स्थल मंडल के अंदर किया जाता है। और जहां पर ये तीनों मिलते हैं वो जैव मंडल होता है। चलिए, आज हम इस विषय में चर्चा करेंगे वायुमंडल के बारे में। तो वायुमंडल के बारे में आज हम क्या क्या सीखेंगे? सबसे पहले वायुमंडल क्या होता है इसके बारे में जानकारी करेंगे। उसके बाद वायुमंडल का संगठन क्या है, किस तरीके से है, इसकी जानकारी करेंगे। और उसके साथ साथ वायुमंडल की संरचना के बारे में जानेंगे। और हमको मौसम और जलवायु के तत्वों का अध्ययन भी आज हम इस एपिसोड में करेंगे। तो वायुमंडल का अध्ययन क्यों आवश्यक है? आप कल्पना करिए, क्या कोई व्यक्ति बिना वायु के जीवित रह सकता है? हम लोग दिन में 2-3 बार भोजन करते हैं और कई बार पानी पीते हैं, लेकिन सांस तो हमको प्रत्येक सेकंड लेते रहते हैं। जीवित रहने के लिए वायु सभी जीवों के लिए आवश्यक है। कुछ मनुष्य जैसे कुछ जीव ऐसे हैं जो बिना भोजन और बिना पानी के कुछ समय के लिए जीवित रह सकते हैं, लेकिन सांस लिए बिना कुछ मिनट भी जीवित रहना संभव नहीं होता है। और यही कारण है कि हमें वायुमंडल का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। जिसके ऊपर हमारा जीवन निर्भर है उसके बारे में विस्तार से हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए। तो आज हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं कि वायुमंडल क्या है। तो वायुमंडल 2 शब्दों से मिलकर बना है, वायु और मंडल, पृथ्वी के चारों ओर। पी लेक ने इसकी बहुत ही एक सरल शब्दों में परिभाषा दी है। जिस ग्रह पर हम निवास करते हैं उसके चारों ओर गैसों का बाहरी आवरण पाया जाता है, और वह जो गैसों का बाहरी आवरण है उसे हम कहते हैं वायुमंडल। वो जो गैसों का आवरण है जिसे हम वायुमंडल कहते हैं, यानी वायु का मंडल। वायु की अब हम कुछ गुण समझ लेते हैं। वायु में रंग नहीं होता, वायु रंगहीन होती है, वायु गंधहीन होती है, और ये जब बहती है तो हम इसे महसूस कर सकते हैं। अगर चल नहीं रही है तो न इसका कोई गंध है, इसमें न इसका कोई रंग है, और लेकिन
जब ये पवन की तरह से बहती है तो हम इसे महसूस करते हैं। ये वायुमंडल की बहुत ही सरल परिभाषा जो पी लेक ने दी, उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब हमारा जो आज का समझने का बिंदु है वायुमंडल का संगठन। आप ऊपर एक चित्र देख रहे हैं, बीच में पृथ्वी बनी हुई है और उसके चारों तरफ ये जो बुलबुले बने हुए हैं ये गैस। तो वायुमंडल के संगठन में विभिन्न गैसों का योगदान है और इसमें गैस के साथ साथ जलवाष्प और धूल के कण भी विद्यमान रहते हैं। और वायुमंडल के संगठन में एक खास बात क्या है कि जो भारी गैसें होती हैं वो निचले स्तर पर होती हैं और जो हल्की गैसें होती हैं वो ऊपर की ओर होती हैं। हल्की गैसें यहाँ होंगी और भारी गैसें हमारी जो पृथ्वी के सतह के आसपास होंगी। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कभी कभी एग्जाम में भी आ जाता है, इसे आप लोग ध्यान रखिए कि ऊपरी भागों में ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाकर के लगभग समाप्त हो जाती है, यानी नाम मात्र की रह जाती है। नीचे से 120 किलोमीटर की ऊंचाई तक ऑक्सीजन उपलब्ध है, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऑक्सीजन से भारी होती है। जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड ये जमीन से केवल 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही व्याप्त होते हैं। क्लियर हो गया? 120 किलोमीटर तक ऑक्सीजन मिल जाती है और 90 किलोमीटर तक कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन कम होती जाती हैं जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते चले जाते हैं। आइए वायुमंडल के संगठन को एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये हमारी पृथ्वी की सतह है और उसके चारों तरफ वायुमंडल फैला हुआ है। वायुमंडल में अभी हमने आपको बताया गैस होती है, जलवाष्प होती है और धूल के कण होते हैं। क्लियर? आइए अब हम गैसों के बारे में समझते हैं कि वायुमंडल के संगठन में जो गैस होती है वो कितनी कितनी होती है। सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाती है नाइट्रोजन और उसका प्रतिशत है 78। दूसरे स्थान पर ऑक्सीजन एक महत्वपूर्ण गैस है जिसका प्रतिशत है 21 और उसके साथ ही साथ ऑर्गन एक महत्वपूर्ण गैस है जो है 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड जो 0.03% वायुमंडल में पाई जाती है। इसके साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण गैस और है ओजोन। ओजोन के बारे में हम आगे आपसे विस्तार में चर्चा करेंगे। तो आइए, जैसे आप देख पा रहे हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्राणदायिनी है। हमारा जीवन ऑक्सीजन पर निर्भर है। हम जब सांस लेते हैं तो क्या ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और निकालते क्या हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन बहुत महत्वपूर्ण है। उसके साथ ही साथ दूसरी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जब सौर विकिरण होता है तो उसके एक अंश को सोख लेती है, इसका ये गुण है, और इसके एक भाग को हमारी पृथ्वी के ऊपर प्रतिबिंबित कर देती है और इसीलिए ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्तरदायी मानी जाती है। हमारे जो पेड़ पौधे प्रकृति के जितने भी दिखाई देते हैं ये सभी कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। उस ऑक्सीजन से हमारा जीवन चलता है और पेड़ पौधों का जीवन किससे चलता है? कार्बन डाइऑक्साइड से चलता है। इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में एक और विशेष बात क्या है, आजकल आप देख रहे होंगे पराली जलाई जा रही है,
जीवाश्म जलाए जाते हैं, बहुत सी गाड़ियां, बहुत से डीजल जल रहा है, तो जीवाश्म के ईंधन के जलाने से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसका आयतन हमारे वायुमंडल में बढ़ता चला जा रहा है। ऑक्सीजन क्लियर हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड क्लियर हो गई। एक और बहुत महत्वपूर्ण गैस है ओजोन। ओजोन क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जो सूर्य से किरणें पृथ्वी पर आती हैं, तो जैसे कुछ किरणें तो हमारे लिए, जीवन के लिए लाभदायक हैं, और कुछ किरणें जीवन के लिए हानिकारक हैं। जो पराबैंगनी किरणें जो सूर्य से आती हैं, वो जीवन के लिए बहुत हानिकारक हैं। तो जो पराबैंगनी किरणें आती हैं, उनको ये ओजोन गैस जो है वो अपने अंदर सोख लेती है। ये एक फिल्टर का काम करती है और पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर नहीं पहुंचने देती है। इसका जो स्थान है उसके बारे में हम और आगे चर्चा करेंगे, लेकिन मैं यहाँ बता दूं, ये पृथ्वी की सतह से 10 से लेकर के 50 किलोमीटर तक पाई जाती है। ये इसकी स्थिति है ओजोन की। तो मैं समझता हूं कि आप लोगों को वायुमंडल का संगठन में क्या होता है, कितना होता है और उनका क्या महत्व है, ये क्लियर हो गया। एक और महत्वपूर्ण जो चीज गैसों के साथ हमने बताया था आपको, 2% क्या होता है, जल वाष्प होती है। जो जल वाष्प है वो नीचे रहती है और ऊपर की ओर घटती चली जाती है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे जल वाष्प घटती चली जाएगी। एक और जल वाष्प का गुण होता है कि ये गर्म तथा उष्ण कटिबंध में ये हवा के आयतन का 4%, और ध्रुवों पे और जो शुष्क क्षेत्र होते हैं, सूखे क्षेत्र होते हैं, वहां पर जो जल वाष्प है वो केवल 1%, और गर्म और उष्ण कटिबंध में कितना आयतन का, 4% होती है। एवरेज हमने पाईग्राम में आपको बताया था 2%। ये एक, कहीं कहीं 2, कहीं 3, कहीं 4। और इसका काम क्या है कि ये सूर्य से निकलने वाले ताप को अपने अंदर अवशोषित कर लेती है, और जो पृथ्वी से ताप निकलता है उसे संग्रहित कर लेती है। तो ये बिल्कुल ऐसे काम करती है जैसे कि पृथ्वी के ऊपर कंबल हो। तो हमारी पृथ्वी को न तो बहुत ज्यादा गर्म होने देता है और न ठंडे होने देता है। ये जो हमारे वायुमंडल में गैसों के साथ जो जल वाष्प पाई जाते हैं, उसका ये उपयोग है। ये क्लियर हो गया। और एक और महत्वपूर्ण चीज है, वो है धूल के कण। धूल कण कैसे बन जाते हैं? ये बहुत बारीक, बहुत बारीक, बहुत बारीक होते हैं। ये बनते हैं समुद्री नमक, महीन मिट्टी, धुएं की कालिमा, राख, पराग, धूल और उल्काओं के टूटे हुए कणों से ये निकलते हैं, और ये वायुमंडल में विद्यमान रहते हैं। और ये वायुमंडल में विद्यमान कहाँ रहते हैं? ऊपर नहीं रहते, नीचे की ओर, सतह के, हमारी जो जमीन जिस पर हम रहते हैं उस सतह के आसपास ये धूल कण विद्यमान रहते हैं। और इन धूल कणों का एक बहुत बड़ा लाभ ये होता है कि जो धूल और जो नमक के जो कण होते हैं, इनकी एक क्वालिटी होती है कि ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं, आर्द्रता ग्राही होते हैं, जिनके चारों तरफ जो जल वाष्प बनती है वो संघनित होकर के मेघों का निर्माण करती है। और जब मेघ बन जाएंगे तो वर्षण होगा, वर्षण होगा तो जल मिलेगा, जल है तो जीवन है, वर्षण है तो जीवन है। इसीलिए ये धूल कण भी मानव जीवन के लिए, इस धरा पर जीवन के लिए, जैव मंडल पर जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो मैं समझता हूं कि आपको वायुमंडल का संगठन यहां तक क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं वायुमंडल की संरचना की। आप देख रहे हैं यहां पर
ये लेयर बनी हुई हैं, हमने रंग से इनको डिफाइन किया है। सबसे नीचे ये हमारी जमीन की सरफेस है, धरातल है जिस पर हम निवास करते हैं। इसके ऊपर क्षोभ मंडल है जिसे ट्रोपोस्फीयर भी बोलते हैं, क्षोभ मंडल। उससे ऊपर थोड़ा सा हमने हल्का नीला किया है, समताप मंडल है, स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं इसे अंग्रेजी में। उससे और आगे बढ़ेंगे तो मध्य मंडल आएगा, इसे मेसोस्फीयर भी बोलते हैं। उससे ऊपर बाह्य वायुमंडल जिसे आयनोस्फीयर बोलते हैं, और उससे ऊपर बाह्य मंडल होता है यानी एक्सोस्फीयर। ये कभी कभी क्वेश्चन इस पे बनते हैं, क्वेश्चन आते हैं, और इनको याद रखने का बहुत ही एक इजी टेक्निक है। मध्य बोले तो सेंटर, तो आपने क्या रखना है, 5 हैं तो जो बीच वाला है वो कौन सा है, मध्य मंडल। उसके 2 नीचे और 2 ऊपर। नीचे कौन कौन से, क्षोभ मंडल, समताप मंडल। मध्य मंडल के ऊपर आयन मंडल और बाह्य मंडल। इस प्रकार से हमको ये क्लियर हो गया कि जो पृथ्वी के वायुमंडल की संरचना है वो 5 भागों में विभक्त है। उन 5 भागों के आपको हमने नाम बता दिए, उनको याद करने की तकनीक बता दी। अब हम आगे समझते हैं कि इनके क्या क्या गुण हैं। आप लोगों के सामने एक चार्ट बना हुआ है, यहाँ पर ये ऊंचाई और इधर नीचे तापमान। हम इस चार्ट के माध्यम से ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ मंडलों का परिवर्तन और उनकी ताप की दशा का अध्ययन करेंगे इस चार्ट के माध्यम से। तो जो पृथ्वी की सतह के सबसे करीब है क्षोभ मंडल, जिसकी ऊंचाई घटती बढ़ती रहती है, इसका एक क्षोभ मंडल का बहुत महत्वपूर्ण गुण है कि इसकी ऊंचाई समान नहीं होती है। ये ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और विषुवत पृष्ठ पर 18 किलोमीटर होती है। तो इस प्रकार इसकी जो औसत ऊंचाई है वो क्षोभ मंडल की कितनी है, 13 किलोमीटर। और इस क्षोभ मंडल का एक दूसरा गुण है कि इसमें जो तापमान है वो ऊपर की ओर घटता चला जाता है। और किस दर से घटता है, हर 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री तापमान कम हो जाता है। 165 मीटर ऊपर बढ़े तो 1 डिग्री तापमान कम हो जाएगा। ये क्षोभ मंडल का एक तापमान की दृष्टि और ऊंचाई के बारे में हमने आपको जानकारी दी। क्षोभ मंडल के ऊपरी सिरे पर क्षोभ सीमा होती है, और क्षोभ सीमा पर आकर के जो तापमान है वो कितना रह जाता है, ध्रुवों पर -45 डिग्री तथा विषुवत पृष्ठ पर -80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाता है। और क्षोभ सीमा से ऊपर 10 से लेकर के 50 किलोमीटर तक ये समताप मंडल फैला हुआ है। समताप मंडल में जो तापमान है वो समान रहता है। समताप मंडल में तापमान में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आते। समताप मंडल के ऊपर मध्य मंडल। मध्य मंडल में क्या होता है, ऊंचाई हो गई 50 से 80 किलोमीटर, और यहाँ पर तापमान कम होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ की स्थिति ये रहती है कि जब इसके हम मध्य सीमा पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर जो तापमान है, मध्य सीमा पर जाकर के जो हमारा तापमान है वो हो जाता है -100 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि सबसे कम तापमान जो होता है वायुमंडल में वो कहाँ होता है, मध्य सीमा पर। ये एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, इसे आप लोग याद रखिए। और मध्य सीमा से जब हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो वहां पर क्या होता है, विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं और वहां से तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है। जमीन से मध्य सीमा तक तापमान घटता जाता है और मध्य सीमा से ऊपर की ओर तापमान बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। ये ताप का फर्क ऊंचाई के सापेक्ष
आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। इससे पेपर में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। अब हम इस संरचना को और समझते हैं कि हम ये जो मंडल हैं हमारे 5, इनमें क्या क्या गतिविधि होती है, इनके क्या क्या गुण हैं, उनको समझने के लिए आइए इस चित्र को देखिए। इस चित्र में आप देख रहे हैं सबसे नीचे क्या है, हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी की सतह है। और पृथ्वी की सतह से हमने अभी आपको बताया कहीं 8 तो कहीं 18 और एवरेज 13 किलोमीटर तक क्या है, क्षोभ मंडल। और क्षोभ मंडल में ही वाष्प कण होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ऑक्सीजन भी होती है, तो धूल कण भी होते हैं। तो जितनी भी वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं वो केवल और केवल क्षोभ मंडल के अंदर ही होती हैं। चाहे वो देखिए बादलों का बनना हो या मेघ का बरसना हो, आंधी आए, तूफान आए, जो भी आएगा, वो जो समस्त वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल के अंदर ही होती हैं। दूसरा गुण क्या है, इसका जो घनत्व है वो वायुमंडल में सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा डेंसिटी है इस क्षोभ मंडल की। और इसका तीसरा गुण है कि यहाँ पर ग्रीन हाउस प्रभाव है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड यहीं पर उपलब्ध है, यहीं प्रकृति। जब हम इससे ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो 50 किलोमीटर तक जो दूसरा हमारा मंडल है उसका नाम क्या है, अभी हमने आपको बताया समताप मंडल। समताप जैसा नाम आप पर देख पा रहे हैं, यहाँ की एक खास बात है कि यहाँ पर तापमान समान होता है, यहाँ पर कोई मौसमी घटना नहीं होती, न आंधी, न तूफान, न बारिश, कुछ नहीं, न बादल है, न मेघ है, तापमान भी सेम है। तो ये जो समताप मंडल है ये किस लिए प्रयोग में आता है, यहाँ पर हवाई जहाज चलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा अनुकूल ये समताप मंडल माना जाता है। तो इसमें प्रश्न आ जाता है कि वायुयान उड़ाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मंडल कौन सा है, तो वो समताप मंडल है। इस बात को आप लोग याद रखिए। एक और समताप मंडल का बहुत महत्वपूर्ण गुण होता है, अभी हमने आपको बताया था ओजोन परत के बारे में। तो जो ओजोन परत है वो इसी समताप मंडल के अंदर विद्यमान रहती है। और ओजोन परत काम क्या करती है कि जो सूरज से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं उनको ये क्या करती है, अवशोषित कर लेती है, उनको जमीन तक नहीं आने देती। तो हानिकारक पराबैंगनी किरणों से जीवन को बचाने के लिए ये महत्वपूर्ण जो ओजोन लेयर होती है, जिसे ओजोन मंडल भी बोलते हैं, वो समताप मंडल के अंदर ही स्थित होता है। अब इसमें आजकल चूंकि आप जीके में भी पढ़ रहे होंगे, देख भी रहे होंगे, अखबारों में पढ़ते हैं कि ओजोन मंडल में, ओजोन परत में छेद हो रहा है, पतली हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि हम जो है वो नीचे पराली जला रहे हैं, है ना। अभी मैंने पिछली बार आपको अभी बताया भी था, जस्ट 2 मिनट पहले। तो उनसे क्या होता है, कार्बन फ्लोरोकार्बन से इसका क्षरण होता है, और क्षरण होने से पराबैंगनी किरणों के नीचे आने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। चलिए हम विषय से अलग जा रहे हैं, उससे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं। वो 80 किलोमीटर तक मध्यमंडल, और मध्यमंडल का जो गुण है वो क्या है कि यहाँ पर जो उल्का पिंड गिरते हैं, जो बाहर से जो टुकड़े गिरते हैं वो हवा से घर्षण के कारण चमक पैदा करते हैं। वो जो रात को हम कहते हैं टूटता तारा, तारे तो टूटते नहीं, तारे तो गैस ही होते हैं, लेकिन वो जो टुकड़े गिरते हैं, घर्षण करते हैं, वो जो उल्का घटनाएं होती हैं, वो उल्का घटनाएं मध्यमंडल के अंतर्गत ही होती। और मध्यमंडल से हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो आएगा आयन मंडल। आयन मंडल में क्या होता है, आयन मंडल में
रेडियो एक्टिव रेज होती हैं, आयनित होता है। और आयनित होने से क्या होता है इसमें कि जो हम रेडियो वेव्स को भेजते हैं वो वहां से परावर्तित होकर के जमीन की ओर आ जाती है। यहां से किरण जाएगी तो आपका इस पर टकरा करके नीचे वापस जमीन पर आ जाती। तो इससे जितने भी आपका दूरदर्शन है, रेडियो है, चाहे किसी भी बैंड का हो, वो सब इस आयन मंडल की वजह से ही संभव है, क्योंकि इसमें रेडियो तरंगों को परावर्तित, ये जो लेयर है, जो आयन मंडल है, वो परावर्तित कर देता है। और इसमें छोटे सैटेलाइट होते हैं, वो इसमें चूंकि उनका अपना काम वहाँ पे स्टेशन बनाते हैं, वहाँ स्थापित होते हैं, और ये इसका आयन मंडल का उपयोग है। और उससे ये कितने किलोमीटर तक है? ये 80 से लेकर के 640 किलोमीटर तक आयन मंडल फैला हुआ है। फिर क्लियर हो गया? 50 किलोमीटर तक समताप मंडल, 80 किलोमीटर तक मध्य मंडल, और 80 से 640 किलोमीटर तक आयन मंडल, और 640 किलोमीटर से आगे बहिर्मंडल बोला जाता है, जो बहुत हल्का होता है और जिसका अभी कोई एग्जैक्ट कितना और ऊंचाई तक है, अभी तक उसका कोई उल्लेख नहीं है। और वहाँ पे जो बहुत हल्की गैसें होती हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे हीलियम है, हाइड्रोजन है, इस प्रकार की जो हल्की गैसें होती हैं वो पाई जाती हैं। और उसमें जो सैटेलाइट जो बाहर जाते हैं, जो परिक्रमा करते हैं पृथ्वी की, वो इस बाह्य मंडल में ही परिक्रमा करते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये बाह्य मंडल, वायुमंडल का पूरा जो संरचना है वो क्लियर हो गई। अब हम और आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं मौसम और जलवायु के तत्व। मौसम किसी भी निश्चित भौगोलिक स्थान पर किसी भी एक निश्चित समय पर पाए जाने वाले वातावरण की परिस्थिति को मौसम कहते हैं। मौसम क्या है? मौसम सुबह अलग है, शाम को अलग है, दोपहर में अलग है, रात को अलग है, प्रतिपल प्रतिक्षण बदलता रहता है। लेकिन जलवायु क्या होती है? जलवायु किसी भी विस्तृत भौगोलिक परिवेश के मौसम तथा उसमें आए हुए बदलावों का निष्कर्ष होता है। यानी कि अगर हमको मौसम प्रतिपल प्रतिक्षण बदल रहा है लेकिन जलवायु बदलती नहीं है, किसी भी स्थान की जलवायु का अध्ययन करने के लिए उस स्थान की मौसमी परिस्थितियों का 30 वर्षों तक अध्ययन जरूरी होता है, तब हम जान पाते हैं कि जलवायु। मौसम और जलवायु के तत्व हैं तापमान है, वायु का दाब है, पवन है, आर्द्रता है और वर्षण है। इसके बारे में हम लोग विस्तार से अगले अध्याय में हम इन तत्वों के बारे में आप लोगों से चर्चा करेंगे। अभी यहाँ इस चैप्टर में जो कोर्स में है वो इतना ही है कि इसके तत्व कौन कौन से हैं। चलिए थोड़ा सा गृह कार्य की ओर बढ़ते हैं। ये आपके सामने 4 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, इनको आप पढ़िए और पढ़ने के बाद इनमें जो सही उत्तर है उसको आप टिक करें। तीसरा, चौथा, ये 4 प्रश्न हमने यहाँ पर दिए हैं, इनको आप लोग जो सही उत्तर हो उसे आप टिक करिए। और आगे और थोड़ा सा गृह कार्य आप लोग निश्चित रूप से घर से करिए। इन प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी के ऊपर लिखिए। वायुमंडल से आप क्या समझते हैं? मौसम एवं जलवायु के तत्व कौन कौन से हैं? वायुमंडल की संरचना के बारे में लिखिए। वायुमंडल के सभी संस्तरों में क्षोभ मंडल सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्यों है, हमने अभी आपको बताया है, तो इसके बारे में आप लोग लिखिए विस्तार से। और ये अपनी कॉपी के ऊपर थोड़ा लंबे क्वेश्चन हैं, 150 शब्दों में इनको आपको लिखना है। वायुमंडल के संगठन की व्याख्या करनी है, वायुमंडल की संरचना का चित्र बनाइए और उसकी व्याख्या करिए। इस काम को आप लोग अपने घर पर बैठ करके कॉपी के ऊपर आराम से करिए। आप अगर व्हाट्सएप से अपने गुरुजी से संपर्क कर पाते हैं तो उसके माध्यम से इनको भेजिए, अन्यथा ड्रॉप बॉक्स में भी डाल सकते हैं विद्यालय में अपने गार्जियन को भेज करके, या कभी अगर गार्जियन आपके सहमत हों तो आप विद्यालय जा करके अपने इन प्रश्नों को अपने गुरुजनों से चेक कराइए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये पाठ काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा।
आप ध्यान रखिए, अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और बिल्कुल तन्मयता के साथ पढ़ते रहिए, होमवर्क ज़रूर करिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।